इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की यह हार सिर्फ एक और हार नहीं थी, बल्कि टूर्नामेंट से लगभग बाहर होने का ऐलान थी, क्योंकि यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा था। अंक तालिका का गणित बिल्कुल साफ था। जीत मिलती तो सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रहती, हार का मतलब सीधे कराची बस स्टैंड। और ऐसे दबाव भरे मैचों में अनुभव, संयम और सही समय पर आक्रामकता सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन इस मैच में कुछ अहम मौकों पर व्यक्तिगत प्रदर्शन टीम की जरूरत के मुताबिक नहीं रहे और वहीं से मुकाबला हाथ से फिसलता चला गया। शुरुआत संतुलित परिस्थितियों में हुई, पिच पर हल्की नमी थी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा बल्लेबाजी आसान होती गई। इसलिए असली लड़ाई पावर प्ले और मिडिल ओवर्स की रणनीति की थी। पाकिस्तान ने संभलकर शुरुआत की कोशिश की, पर आधुनिक टी20 क्रिकेट में सिर्फ विकेट बचाना काफी नहीं होता, रन गति बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले बात बाबर आजम की। 24 गेंदों पर 25 रन, आंकड़े बहुत खराब नहीं लगते, लेकिन मैच की स्थिति के हिसाब से यह पारी धीमी साबित हुई। पावर प्ले में टीम को तेज रफ्तार चाहिए थी, स्ट्राइक रोटेशन और बीच में बाउंड्री का संतुलन जरूरी था, मगर डॉट गेंदें बढ़ती रहीं और रन रेट दबाव में आ गया। जबकि एक एंकर की भूमिका तभी सफल मानी जाती है जब वह कम से कम 120 से 130 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाए। अगर वही 24 गेंदें 35 या 40 रन में बदल जाती तो आखिरी ओवरों में 15 से 20 रन का फर्क बन सकता था। दूसरी बड़ी कड़ी रहे सैम अयूब, जिनसे उम्मीद थी कि नई गेंद पर आक्रामक शुरुआत देंगे, विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे और फील्ड फैलाने को मजबूर करेंगे। लेकिन 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो जाना पूरी रणनीति पर भारी पड़ा। पावर प्ले में विकेट गिरते ही कप्तान को आक्रामक फील्ड रखने का मौका मिल जाता है, गेंदबाज लंबा स्पेल डालते हैं और रन गति पर ब्रेक लग जाता है। अगर वही 7 गेंदें 20 से 25 तेज रनों में बदल जाती तो मिडिल ऑर्डर खुलकर खेल सकता था। तीसरा अहम मोड़ आया कप्तान सलमान आगा की पारी में, जिनसे उम्मीद थी कि वह साझेदारी बनाकर पारी को स्थिरता देंगे। लेकिन 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट होना टीम को और दबाव में ले गया। कप्तान का रोल सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि हालात के मुताबिक पारी को दिशा देना होता है, और उस समय पाकिस्तान को एक ठोस साझेदारी की जरूरत थी जो नहीं बन सकी। नतीजा यह हुआ कि रन गति और गिरती गई और इंग्लैंड के गेंदबाज और आत्मविश्वास से भर गए। चौथा बड़ा पहलू रहा डेथ ओवर्स में सलमान मिर्जा का स्पेल। 3 ओवर और 1 गेंद में 26 रन आंकड़ों में बहुत भारी नहीं लगते, लेकिन ये रन ऐसे समय आए जब मैच का रुख बदल रहा था। डेथ ओवर्स में यॉर्कर, धीमी गेंद और लेंथ का सटीक मिश्रण जरूरी होता है, पर कुछ गेंदें लंबी पड़ गईं, कुछ शॉर्ट बॉल नियंत्रण में नहीं रहीं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मौके का फायदा उठाया। टी20 में 8 से 10 रन भी बड़ा अंतर बना देते हैं, और अगर वही स्पेल 18 से 20 रन पर सिमट जाता तो लक्ष्य कहीं ज्यादा दबावपूर्ण हो सकता था। इसके अलावा फील्डिंग में भी कुछ आधे मौके छूटे, मिस फील्ड से अतिरिक्त रन गए, और बड़े टूर्नामेंट में यही छोटी छोटी गलतियां मैच का अंतर बनती हैं। इंग्लैंड ने मौके को पहचाना, रन गति बनाए रखी और दबाव पाकिस्तान पर ही डाले रखा। हार के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या बल्लेबाजी क्रम सही था? क्या पावर प्ले में ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया जा सकता था? क्या डेथ ओवर्स की योजना बेहतर हो सकती थी? लेकिन सच यही है कि क्रिकेट टीम गेम है और हार कभी एक खिलाड़ी की नहीं होती। हां, अगर बाबर थोड़ी तेज खेलते, अगर सैम अयूब अच्छी शुरुआत देते, अगर सलमान आगा साझेदारी बना लेते और अगर डेथ ओवर्स में रन थोड़े कम जाते तो तस्वीर अलग हो सकती थी। पर खेल में अगर की कोई जगह नहीं होती। आखिर में स्कोरबोर्ड ही अंतिम सच होता है, और इस मैच में वही सच पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नजर आया और पाकिस्तान पहुंचा कराची बस स्टैंड।